अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नाइला एंड आज मैं आप लोगों को लिमिटेशन ऑफ बेयर लैम्बर्ट लॉ के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे, बेयर एंड लैम्बर्ट्स, उन्होंने ये ला दिया था। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कि ये लॉ स्टेट करता है कि जो कंसंट्रेशन है और एब्जॉर्बेंस है उन दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। यानी कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन हम लोग इंक्रीज करेंगे, जो उसकी अब्जॉर्बेंस है किसी भी सॉल्यूशन में वो भी उसकी इंक्रीज होगी। और इनका जो मतलब आपस में लीनियर रिलेशन है दोनों का, कंसंट्रेशन और एब्जॉर्बेंस का। और उन लोगों ने बेयर एंड लैम्बर्ट ने इसकी मैथमेटिकली फॉर्म भी एक दी थी, वो ये थी A इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट CT। और यहाँ पे जो A है वो एब्जॉर्बेंस है, यानी कितनी अब्जॉर्ब हुई है रेडिएशन से लाइट। और जो C है हमारे पास वो कंसंट्रेशन है, T टेम्परेचर है एंड एप्सिलॉन नॉट मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। और अगर हम लोग डाटा लेके किस एनालिसिस के लिए अगर इसका डाटा लें कंसंट्रेशन का और एब्जॉर्बेंस का, उसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रा करें और हम लोग कंसंट्रेशन को लें एक्स एक्सिस पर और एब्जॉर्बेंस को वाई एक्सिस पर, जहाँ ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें। यानी कि अगर हमने फर्स्ट डाटा हमारे है 0.9 कंसंट्रेशन है और 0.3 उस पर एब्जॉर्बेंस आएगी। और डाटा लेके उसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो उन्होंने बताया कि जो ग्राफ था वो लीनियर था। जो ये शो करता था, ग्राफ की लीनियरिटी ये शो करती थी कि एब्जॉर्बेंस और कंसंट्रेशन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगी। अब इसकी लिमिटेशन मतलब कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो कि ना इस लॉ को ना लिमिट करते हैं। यानी कि उन फैक्टर्स की वजह से ना ये जो लॉ है वो फेल हो जाता है, वो इसकी लिमिटेशन है। वजह यह है कि जो हमारे पास ग्राफ होता है वो अपनी नॉन यानी कि नॉन जो इनका है ना, ये जो फैक्टर है ना ग्राफ का नॉन लीनियर रिलेशन शो करवाते हैं। जो ग्राफ है उसकी लीनियरिटी ख़त्म हो जाती है। और ये जो ग्राफ है वो डेविएशन शो करता है, यानी कि जो रियल ग्राफ है स्ट्रेट लाइन ग्राफ उससे वो डेविएशन शो करता है। तो टू टाइप से डेविएशन शो करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन है वो जो हमारे पास रियल यानी कि ओरिजिनल लाइंस है ना, उससे वो जो ग्राफ है ना डाइवर्ट होके, यानी किसी भी फैक्टर की वजह से डाइवर्ट होके अपवर्ड यानी कि डाइवर्ट हो जाता है, वो हमारे पास है पॉजिटिव डेविएशन। और जब डाउनवर्ड डाइवर्ट हो जाता है वो हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन रियल लाइन से। और इन डेविएशन को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट डेविएशन जो होती है उसे हम कहते हैं रियल डेविएशन। ये होती है लॉ की खुद की वजह से, यानी कि जैसे कंसंट्रेशन यानी कि जिस पे लॉ यानी कि होल्ड नहीं होता, कोई ऐसा रीज़न आ जाता है, कोई ऐसा फैक्टर, और इसको हम कहते हैं रियल डेविएशन। फिर है केमिकल डेविएशन। ये केमिकल डेविएशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वजह से, जैसे कि नाम से पता चल रहा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ये है कि मतलब ना जैसे कि सोलवेंट, समटाइम्स सोलवेंट और सोल्यूट आपस में दोनों रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे कि जब वो रिएक्शन करते हैं, जैसे कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन, ऐसा कुछ रिएक्शन या प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए ना, यानी कि हम लोग एब्जॉर्बेंस जो मेजर कर रहे होते हैं वो रिएक्शन की वजह से वो डिस्टर्ब होकर हमारे पास एक्चुअल नहीं आती, तो फिर भी ये डेविएशन शो करता है और ये लॉ फेल हो जाता है। उसे हम लोग कहते हैं केमिकल डेविएशन। एंड थर्ड वन इज द इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन वो डेविएशन है जो कि इंस्ट्रूमेंट में कोई भी डिफेक्ट की वजह से लॉ को अफेक्ट करती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर वर्किंग या कुछ ऐसा, वो सारी डेविएशन क्या है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। अब काजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी कौन कौन सी हैं, यानी कि जिसकी वजह से जो है इनके दरमियान जो लीनियर रिलेशन है वो फेल हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन अब जो है वो रियल डेविएशन है, यानी कि रियल डेविएशन। अब जो ये लॉ है ना वो हमेशा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, यानी कि कोई भी ऐसा सोल्यूशन जिसकी मोलैरिटी 0.01 से लेस है ये उसके लिए एप्लीकेबल है। और जैसे ही मोलैरिटी इंक्रीज होती है, यानी कि कंसंट्रेशन हाई यानी कि कंसनट्रेटेड है ना जो हमारे पास सोल्यूशन, उसके लिए ये डेविएशन शो करता है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एट हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन
उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, जिसकी मोलैरिटी 0.01 से अबव हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि जो हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है ना, उसमें इंटर आयनिक रिलेशनशिप है ना, जो है वो एब्जॉर्प्शन को डिस्टर्ब करता है। यानी कि जो सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स का आपस में इंट्रा आयनिक इंट्रैक्शन होती है, वो उसके एब्जॉर्बेंस को डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए वो नहीं आती। और से एक रीज़न ये भी है कंसंट्रेशन की वजह से हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी भी सोल्यूशन का, वो चेंज हो जाता है। जैसे ही सोल्यूशन के हम लोग यानी कि कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में वो चेंज हो जाता है। और वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है मोलर कोफिशिएंट पे। अब जो मोलर कोफिशिएंट है वो चेंज होगा तो ऑब्वियसली हमें पता है, पीछे हमने रिलेशन में पढ़ा है कि इनका डायरेक्ट रिलेशन है, तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस भी चेंज होगी, उसको वो भी इफेक्ट होगी। यानी कि ये जो है ना कंसंट्रेशन वो इनडायरेक्टली ना एब्जॉर्बेंस को क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है इन द केस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर है टेम्परेचर। ये जो लॉ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो ये एप्लीकेबल है। जैसे ही टेम्परेचर में कोई भी चेंजिंग आएगी ये लॉ फेल हो जाएगा, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, उसमें ये डायलेशन शो कर देता है। ये क्या है कि जब हम लोग देखें ना, ये तो जनरल स्पीकिंग है ना, हम लोग किसी भी सोल्यूशन में जो टेम्परेचर को चेंज कर देते हैं, जैसे कि हम लोग टेम्परेचर हाई कर देते हैं तो हमें पता है सोल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है सोल्यूट्स की, तो वो सोल्युबिलिटी उसका अब जो फैक्टर है वो टेम्परेचर वाला फैक्टर भी उसको यानी कि एब्जॉर्बेंस में अपना कुछ पार्ट यानी कि डिलीवर कर रहा है, तो उसकी वजह से वो एक्चुअल तो नहीं ना हमारे पास एब्जॉर्बेंस आएगी, क्योंकि उसमें ये टेम्परेचर की वजह से कुछ एब्जॉर्बेंस हो जाएगी। तो जैसे ही यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा, डिग्री ऑफ सोल्युबिलिटी और जो है उनकी सोल्यूट्स की डिसोसिएशन एसोसिएशन प्रॉपर्टीज़ है ना, वो सभी डिस्टर्ब होती हैं, जिसकी वजह से ये ला एप्लीकेबल नहीं रहता, वहाँ पे फेल हो जाता है, डेविएशन शो करता है। और क्योंकि जो टेम्परेचर है जो एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट है उसको भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रेडिएशन नेचर। ये जो रेडिएशन की नेचर्स हैं वो भी इस लॉ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जो ये लॉ है ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए एप्लीकेबल है। इन द केस ऑफ पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन लॉ फेल हो जाता है और डेविएशन शो करता है, क्योंकि पॉलीक्रोमेटिक में होगी यानी कि एक ज़्यादा लाइट्स हैं तो वेवलेंथ भी डिफरेंट होगी। जब वेवलेंथ डिफरेंट है तो वो डिफरेंटली अपनी एब्जॉर्बेंस शो करवाएंगी ना, इसकी वजह से एप्लीकेबल नहीं है। फिर है केमिकल रिएक्शन, जैसा कि नाम से शो हो रहा है, और ये है केमिकल रिएक्शन, केमिकल डेविएशन पीछे हमने पढ़ी है, वही चीज़ है ये केमिकल रिएक्शन। इसमें यह होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, सोल्यूट और सोलवेंट, समटाइम ऐसा होता है सोल्यूट और सोलवेंट यानी कि केमिकल रिएक्शन शो करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे जो एक्चुअल एब्जॉर्बेंस आनी चाहिए वो एक्चुअल नहीं आती है हमारे पास, और वहाँ पे ये लॉ फेल हो जाता है। वहाँ पे कोई भी रिएक्शन या प्रोसेस होने लग जाता है, जैसे कि एसोसिएशन, डिसोसिएशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, कुछ भी। फिर है स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट वो लाइट होती है जो कि सैंपल विदाउट पासिंग द सैंपल्स जो है वो रीच होती है डिटेक्टर तक। और इसकी क्या है, ये लाइट, इस लाइट की वजह से ना जो चार्ज यानी कि डिटेक्टर की सेंसिटिविटी है वो चेंज हो जाती है। जब डिटेक्टर की सेंसिटिविटी चेंज होगी तो वो उसको ऑब्जॉर्बेंस को अफेक्ट करेगी, इंस्ट्रूमेंटल डेविएशन। ये है ना कि स्ट्रे लाइट की वजह से हमारे पास दो ऑब्जॉर्बेंस आ जाती है, स्ट्रे लाइट की वजह से ऑब्जॉर्बेंस और जो हमारे सैंपल्स की वजह से ऑब्जॉर्बेंस होगी, तो हमारे पास दो यानी कि दोनों रियल एब्जॉर्बेंस और स्ट्रे लाइट की वजह से जो एब्जॉर्बेंस आती है उसका सम होगा हमारे पास एक्चुअल एब्जॉर्बेंस, जो कि हमारे पास हमें पता है वो एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रे लाइट की वजह से वो उसको अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रे लाइट की वैल्यू जो है एक्स्ट्रा आएगी। और नेक्स्ट वन है सैंपल की इंस्टेबिलिटी। इनके सैंपल क्या स्टेबिलिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है इस लॉ को। जब अगर सैंपल स्टेबल है तो वो सैंपल जब स्टेबल है तो वो ये लॉ के लिए एप्लीकेबल है। समटाइम ऐसा होता है कि कुछ सैंपल्स है ना वो काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल होते हैं, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपनी स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो ऐसा होता है कि ये जो लॉ है ना, तब अगर मतलब ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर ये जो है इनकी स्टेबिलिटी यानी कि अनस्टेबिलिटी की तरफ ये लोग मूव करते हैं ये सैंपल्स, और वो कंपाउंड कुछ सब्सटेंसेस, जिसकी वजह से वो ये डेविएशन शो करता है। और अदर लिमिटेशन इसकी हैं
फ्लोरोसेंस और फॉस्फेरेसेंस ऑफ द सैंपल्स। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी सैंपल में जो पार्टिकल हैं उनकी वजह से जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो भी इसको अफेक्ट करती है, फेल कर देती है ला को। उसके बाद है कि इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर यानी कि वर्किंग, या इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होते, जैसा कि विड्थ होती है इंस्ट्रूमेंट की वो प्रॉपर नहीं होती। उसके बाद फिल्टर जो इंस्ट्रूमेंट में यूज़ हुए होते हैं वो भी इस लॉ को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।